अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, आप ये कह लें कि उसको आप एक साइलेंट पैंडेमिक कह सकते हैं। जिस तरह कोरोना वायरस एक पैंडेमिक था, वर्ल्ड वाइड दुनिया के हर हिस्से में ही ऑलमोस्ट उसने अफेक्ट किया था। लेकिन वो साइलेंट पैंडेमिक नहीं था कि हर किसी को पता था कि ये एक बीमारी है जो जानलेवा है। अब जिस बीमारी के मतलब मैं बात करूँगा वो साइलेंट पैंडेमिक है। साइलेंट एज इन कि वो लोगों की जानों को खतरे में डाल चुका है और कई लोगों की वो जान ले भी चुका है जाने अनजाने में। अब सबसे पहले मैं आपको वो उन अलामात का बताऊंगा कि ताकि आप ये देख सकें कि आप उस पैंडेमिक का शिकार तो नहीं हो पा रहे, साइलेंट पैंडेमिक। उसमें जो सबसे पहली अलामत है वो आपके जो गट का इम्बैलेंस है। गट के इम्बैलेंस से मेरी मुराद ये है, सबसे पहले आपकी बाउल मूवमेंट्स बैलेंस में नहीं है। आपको कब्ज़ रहती है कुछ अर्सा, फिर ऑन एंड ऑफ आपको डायरिया हो जाता है, फिर कब्ज़ हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा गैस का इशू रहता है, ब्लॉटिंग होती है। उसके अलावा अगर आप मैं मेरे की बात करूँ तो आपको एसिडिटी रहती है, बदहज़मी जिसको कहते हैं वो रहती है आपको। उसके अलावा आपको जो एक और टर्म हमारे यहाँ यूज़ होती है कि नितिन में गैस हो गई है, वो वाला मसला रहता है। गट रिलेटेड ये इश्यूज़ हैं। उसके अलावा अगर आपको कमज़ोरी है, फटीग है, आपके मुंह में छाले बन रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा आपका जो है वो लिथार्जी आप में है, आप फटीग्ड हैं, आपका किसी काम करने का दिल नहीं पड़ता, आप इरिटेबल हैं, तो वो आपकी विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, क्योंकि आपकी गट जो है वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही विटामिन जो भी आप इनटेक ले रहे हैं डाइट से। उसके अलावा बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि एक आम प्रिक अगर हम करें, इवन शुगर चेक करने के लिए या सैंपल आप कहीं दें, तो किसी बंदे का ब्लड कुछ देर उसको प्रेस करने से रुक जाता है, किसी बंदे का 1 मिनट तक प्रेस करने से नहीं रुकता। अगर आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर नहीं है, खून का कोई मसला नहीं है, खून की खुलियों का कोई मसला नहीं है, और आपका ये इशू है कि आपको ज़्यादा देर दबा के रखना पड़ता है, तो दैट कुड बी अ साइन कि आप भी इस पैंडेमिक का शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके ये जिस्म में कहीं सोजिश है, ठीक है, और आप टेस्ट वगैरह करा चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि ये सोजिश क्यों है, तो उसकी भी उसका तब भी आप जो है वो आप इस पैंडेमिक का शिकार या हो सकते हैं या हो चुके हैं। उसके अलावा आप ये कह लें कि अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, आपके पट्ठों में दर्द है, आप पे इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप ज़्यादा काम कर सकें, तो तब भी आप इस पैंडेमिक का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको खाने के बाद पेट में दर्द रहता है, बेचैनी रहती है, और आप ये कह लें कि जलन होती है, बहुत ज़्यादा आपको इशू रहता है जलन का, तो ये भी एक साइन है कि आप इस पैंडेमिक का शिकार हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं या हो चुके हैं। अब इस पैंडेमिक की जो बाकी अलामात हैं छोटी मोटी, उनका मैं सरसरी सा जिक्र करूँगा, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो उनमें जो है वो हमारे लिवर से रिलेटेड जो भी हमारा काम है ना, लिवर ने जो काम करने हैं, अगर उन कामों से रिलेटेड आपकी बॉडी में कोई भी इशू है तो समझें कि आप उस पैंडेमिक का शिकार हो रहे हैं या हो चुके हैं। क्योंकि मैं जिस बीमारी या पैंडेमिक की बात कर रहा हूँ वो फैटी लिवर है। फैटी लिवर जिसको मेडिकल टर्म्स में हेपेटिक स्टेटोसिस और उसकी फर्दर स्टेजेस में हेपेटिक स्टेटोहेपेटाइटिस भी कहते हैं, या स्टेटोहेपेटाइटिस सिंपल, या NAFLD नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, या नैश कहते हैं, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं। ये सारी इसकी प्रोग्रेशन के लिहाज से डिफरेंट टर्म्स हैं जो इसके लिए यूज़ होती हैं। अब इसकी कॉज जो है ना वो सबसे पहले हमारी समझा जाता है कि डाइट है। नो डाउट डाइट जो है वो इसका एक कॉज है, लेकिन मेरे मुताबिक उससे भी ऊपर इसका जो सबसे कॉमन कॉज है वो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसलिए है क्योंकि इवन इफ़ यू आर टेकिंग मोर देन योर कैलोरिक रिक्वायरमेंट, लेकिन आप अगर फिजिकली एक्टिव हैं तो आप अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट से जो एक्सेस ले रहे हैं उसको आप बर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप वॉक ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आपका काम ऐसा है, इवन इफ़ यू ईट मोर, तो वो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप का है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपने सुबह उठना है, नाश्ता लपेटना है अच्छा खासा, और दफ्तर जाके बैठ जाना है सारा दिन और काम करना है कीबोर्ड कंप्यूटर पे, और फिर गाड़ी या किसी बाइक पे बैठ के जो है वो घर आ जाना है और फिर कहना है कि रोटी ले आओ और फिर खा के फिर सो जाना है, और यही आपका जो है वो एक कंटिन्यूस साइकिल चल रही है। तो दिस इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल सबसे कॉमन कॉज है मेरे मुताबिक फैटी लिवर डिजीज़ का। उसके बाद ऑब्वियसली डाइट है। अगर आपकी डाइटरी इंटेक अच्छा नहीं है, आपकी डाइट में फैट की प्रोपोर्शन जो रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है, 20 to 30% से ज़्यादा आपकी फैट्स की रिक्वायरमेंट है, सॉरी इनटेक है, तो समझ लें, क्योंकि अब हमारी बॉडी ने लिवर ने जो है वो फैट स्टोर करना है। अब उसके पास एक फर्ज करें इतना सा शॉपर है, तो इतने से शॉपर के मुताबिक आप फैट देंगे तो वो स्टोर कर लेगा अपने सेल्स में, लेकिन अगर आप उसको इतना फैट दे देंगे तो ही वॉन्ट बी एबल टू स्टोर इट, स्टोर इट। अब होता क्या है कि जब हम एक्सेस फैट लेते हैं तो सबसे पहले वो हमारे जो जिगर के सेल्स हैं, हेपेटोसाइट्स, उनमें कम्युलेट होना शुरू होता है, तो उसके अंदर जो सारी मशीनरी है वो साइड हो जाती है, ख़राब हो जाती है। फिर जब उसके में भी जगह खत्म हो जाती है तो सेल्स के इर्द गिर्द, यानी कि जो हमारे मोहल्लों में गलियों के घरों के इर्द गिर्द जो गलियाँ होती हैं ना, इस तरह सेल के इर्द गिर्द रास्ते होते हैं, उन रास्तों में वो कम्युलेट होना शुरू हो जाता है। तो उससे होता क्या है कि इवन अगर किसी सेल में अभी चर्बी कम्युलेट होना शुरू नहीं भी हुई ना, तो वो जब गलियों में कम्युलेट होना शुरू हो जाता है उसकी वजह से वो इर्द गिर्द वाले सेल भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो कि इट टेक्स ईयर्स टू डेवलप,
और इट टेक्स ईयर्स फॉर इट टू रिवर्स। और ये एक खास लिमिट तक रिवर्सिबल डिजीज़ है। ये आपने मेरी बात जहन में रखनी है। इसकी स्टेजेस होती हैं। फैटी लिवर, आपने कई लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया होगा, फैटी लिवर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो इस हाथ स्टेजेस तक मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। इरिवर्सिबल होती है। तो आप लोगों में से जिन किस लोगों को भी ये अलामात हैं और अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आया है, तो आपको अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से निकलना है, फिजिकली आपको एक्टिव रखना है, अपनी डाइट को बेहतर करना है, अपनी डाइट में वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स का इंटेक ज़्यादा करना है। प्रोटीन्स का इंटेक में मीट है और एग्स हैं, रेड बीन्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट वेजिटेबल फ्रूट्स में प्रोटीन होता है, लेकिन खास अमाउंट में नहीं होता। लेकिन वेजिटेबल फ्रूट्स का फ़ायदा ये है कि आपको मिनरल्स और वाइटामिन की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी रहती है, ठीक है। तो इससे जो हमारी बॉडी का जो एक बैलेंस है, ऑक्सीडेटिव बैलेंस है जिसको हम कहते हैं, वो मेंटेन रहता है। तो आपको अलामात इतनी ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होती। तो अगर आपका जिगर ठीक काम कर रहा है, ठीक है, और वो एक बाइल जो जो हमारी कई वाइटामिन को अब्जॉर्ब करने के लिए रिक्वायर्ड है वो बना रहा है, वो अब्जॉर्ब आप कर पा रहे हैं, तो यू आर गुड। लेकिन अगर आप खाई जा रहे हैं और आप जिगर को नुकसान पहुंचाई जा रहे हैं, आपको पता भी है कि आपको ये मसाइल हैं, लेकिन फिर भी आपने 3 टाइम का खाना खा लिया है, फिर भी आपको ज़रा सी वो आपने फ्रिज खोली, आपने देखा जी कि वो हो खा लूँ, थोड़ा सा खा लेता हूँ, बस क्या थोड़ा सा और खा लेता हूँ, चल आप थोड़ा सा रह गया, ख़त्म ही कर देता हूँ। तो इस चक्कर में जो है वो आप अपने जिगर को नुकसान पहुँचाई जा रहे हैं। तो हमें करना क्या है, एक तो हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है, हमें अपनी स्लीप साइकिल पे ध्यान देना है, क्योंकि स्लीप साइकिल हमारी डाइट को बहुत अफेक्ट करता है, हमारी एब्जॉर्प्शन को, उसके फिर इनडायरेक्टली लिवर को नुकसान पहुंचता है। अगर आप में से किसी को ये अलामात हैं तो आप लाजमी अपने जिगर का अल्ट्रासाउंड कराएं, उस पर देखें कि आपका फैटी लिवर तो नहीं है। अगर है तो फिर उसकी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक कोई दवाई इसके लिए अप्रूव नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कोई दवाई अप्रूव नहीं है इसके लिए। एक्सरसाइज है, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, आपने अपनी ज़िंदगी को, और मोस्टली लोगों को इल्म होता है कि वो क्या चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिनकी वजह से उनकी सेहत को नुकसान पहुँच रहा है, उससे अवॉइड करनी है। लेकिन फिर भी अगर आपकी स्टेजेस फर्दर जो है वो 3 स्टेटोसिस, हेपेटाइटिस तक आप पहुँच चुके हैं, तो फिर तो आपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक दवाई का इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है कि ये थोड़ा जो मेरा एक कंसर्न था जिसमें मैं बात करना चाह रहा था, इससे आपको फ़ायदा होगा। और अगला जो मेरा टॉपिक होगा जिसमें मैं बात करूँगा वो है मैदे की चर्बी। तो नहीं, चर्बी की जगह करके मैदे की चर्बी का जिक्र कर गया। मैदे की जो हमारी